ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग करके मान लो ए को हिट कर दिया, अब क्या उसे रेमेडी मिलेगी? कौन सी रेमेडी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस लॉ के अंडर मिलेगी? आज हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, कि उसके अंदर कौन कौन सी रेमेडीज दी गई हैं और ये क्यों दी गई हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। बिफोर नोइंग रेमेडी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेमेडीज का आखिर पर्पस क्या है, ये बनाई क्यों गई है। जो रेमेडीज हैं वो इस पर्पस से बनाई गई हैं ताकि रिस्टोर किया जा सके। किसे? इंजर्ड पर्सन को। इंजर्ड पर्सन कौन? जिसको, जैसे मैंने एग्जांपल दी, किसी को हिट किया है, तो वो इंजर्ड पर्सन, जो भी इंजर्ड पर्सन है, ताकि उसको रिस्टोर किया जाए। कहाँ पे? उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। ऐसे रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है कि अगर उसके साथ कोई हादसा ना होता, कोई रॉन्ग ना होता, कोई टोट ना होता, तो वो किस पोजीशन पे होता, बस उसी पोजीशन में उसे रिस्टोर करने की कोशिश करी जाती है, कंपनसेट करने की कोशिश करी जाती है। तो रेमेडीज का सोल पर्पस यही है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ टोर्ट्स में कितनी तरह की रेमेडीज है। लॉ ऑफ टोर्ट्स में दो तरह की रेमेडीज है। वन है जुडिशियल रेमेडीज और दूसरी है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अब जुडिशियल रेमेडीज वो होती है जो कोर्ट में जाके अप्लाई करना पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज होती है उनको हम सेल्फ हेल्प रेमेडीज भी कहते हैं, जिसमें हम अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जुडिशियल रेमेडीज हैं उनमें आ जाते हैं डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आ जाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, और उसमें हमें ये सारी रेमेडीज दी गई हैं। अब हम जुडिशियल रेमेडीज से स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डैमेजेस डिस्कस करेंगे, पर उससे भी पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। डैमेजेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है डैमेज में और डैमेजेस में। डैमेज में लॉस, मीन जो भी लॉस हुआ है। फिर आ जाते हैं डैमेजेस। डैमेजेस में कोई कंपनसेशन देता है कोर्ट, जो भी लॉस हुए हैं, जो भी डैमेज हुआ है, उसे कवर करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं डैमेज का मतलब लॉस सफर्ड और डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन अवॉर्डेड। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर किसी को कार हिट कर जाए, अब उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल का बिल, जॉब नहीं जा पाया, सैलरी का नुकसान, और फिर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हुई, वो स्ट्रेस, तो ये सारे जो उसको लॉस हुए हैं इसको बोलेंगे डैमेज। और इसको कवर करने के लिए जो पैसा देगा कोर्ट, मनी देगा, कंपनसेशन देगा, उसे बोलेंगे डैमेजेस। तो हम बोल सकते हैं डैमेज एक लॉस होता है, उसको लॉस बोलते हैं, और डैमेजेस जो है वो रेमेडी। इन लॉ ऑफ टोर्ट्स जो डैमेजेस रहते हैं वो हमेशा अनलिक्विडेटेड होते हैं नेचर में। व्हाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ टोर्ट में जो भी नुकसान होता है उसका अमाउंट पहले से फिक्स नहीं रहता। अब सपोज करो कि ए को किसी ने हिट कर दिया। अब जब उसे हिट किया तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां पे इलाज करवाना पड़ेगा। तो इस चीज का जो है इमीडिएटली ये नहीं पता चल सकता कि उसका कितना एक्सपेंस आएगा। ये कोई प्री डिटर्मिन नहीं है। तो ये नहीं पता चल सकता कि जी चोट लगने पे इतने पैसे कोर्ट देगा, इतना कंपनसेशन देगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसी चीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होती है कि कई बार प्री फिक्स होता है, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट होता है। अगर दो पार्टीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो बोलते हैं कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपको हमें इतने डैमेजेस देने पड़ेंगे, सपोज करो 20,000, वो प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट हो गया। अब वो प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट है तो वो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। पर जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट वाली एग्जांपल बताई, अब वो तो प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट नहीं है, वो तो हॉस्पिटल जाएगा, इलाज करवाएगा, तब जाके उसे पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ है। तो वो खर्चे को फिर जो है कोर्ट देखेगा, फिर कोर्ट उसके हिसाब से जो है कंपनसेशन देगा। तो इन डैमेजेस को बोलते हैं कि अनलिक्विडेटेड है, क्योंकि ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं है। तो इन जो भी लॉ ऑफ टोर्ट्स के डैमेजेस रहते हैं उनका नेचर अनलिक्विडेटेड होता है। पर बात ये आ जाती है कि हमें ये तो पता है कि लॉस हुआ है, लॉस के लिए फिर रेमेडीज दी जाती हैं, स्पेशली डैमेजेस दिए जाते हैं। पर डैमेजेस को डिस्कस करने से पहले एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप ऑफ लॉस। क्योंकि जब भी कोर्ट डैमेजेस देती है वो इस चीज को देखती है कि टाइप ऑफ लॉस कैसा हुआ है, जो भी इंजर्ड पर्सन को कुछ हुआ है उसके साथ कैसा लॉस हुआ है, उसकी टाइप क्या है। अब टाइप ऑफ लॉस दो तरह का होता है, एक पिक्यूनरी लॉस होता है, एक नॉन पिक्यूनरी लॉस होता है। पिक्यूनरी लॉस कौन सा हो गया? पिक्यूनरी लॉस वो है जिसमें एक मॉनेटरी वैल्यू दी जा सकती है, एक अमाउंट को डिटरमिन किया जा सकता है। अगर कोई
फाइनेंशियल लॉस होता है प्री डिटर्मिन नहीं होता अमाउंट, पर उसे डिटर्मिन किया जा सकता है क्योंकि वो लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी की गाड़ी कोई दूसरे की गाड़ी से हिट कर दी, अब दूसरी की गाड़ी में डेंट पड़ गया। अब जब डेंट पड़ गया तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट आएगी, वो गैराज जाके उसकी रिपेयर करवा सकते हैं। अब जब रिपेयर करवाएंगे तो वो उसको बताएगा कि इतना पैसा लगा, सपोज करो 10,000 रुपीज लग गया रिपेयर करने में। तो अब वो 10,000 क्या है, वो एक मॉनेटरी वैल्यू आ गई। तो पेक्यूनियरी लॉस वही होता है कि वो 10,000 का जो रिपेयर कॉस्ट है वो कोर्ट में दिखा सकते हैं कि ये वाला लॉस हुआ है जी, हमें हमारा टाइप ऑफ लॉस जो है पेक्यूनियरी लॉस है कि हमारी कार को ठीक करवाने के लिए हमें 10,000 रुपीज लग गए। या फिर किसी को इंजरी हो गई, वो हॉस्पिटल गए तो वहां पे हॉस्पिटल का बिल, मेडिकल बिल जो भी बनेगा, सपोज करो 20,000 उसकी कॉस्ट आ गई, तो वो दिखाया जा सकता है कोर्ट में कि ये वाला बिल है जी, इतना हमारा खर्चा आ गया, हमारी जो इंजरी हुई थी इतनी दवाइयों का खर्चा आया, इतना डॉक्टर का खर्चा आया। तो वो क्या हो गया, उसे बोलते हैं पेक्यूनियरी लॉस। फिर कोर्ट ऐसे देखता है, उसे असेस कर सकता है, उसे एक वैल्यू दे सकता है, उसे एक जिसकी एक टैग वैल्यू हो सकती है और जिसको जो है अमाउंट जो है दिया जा सकता है, उसका अमाउंट डिटरमिन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं पेक्यूनियरी लॉस। फिर दूसरी बात आ गई नॉन पेक्यूनियरी लॉस। अब नॉन पेक्यूनियरी लॉस में क्या रहता है, इसमें जो है फिनेंशियल लॉस नहीं होता। पेक्यूनियरी में फाइनेंशियल लॉस होता है जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। जैसे सपोज करो किसी को इंजरी हो गई, उसकी आर्म टूट गई, उसे फिजिकल लॉस हुआ। मेंटल हार्म हो गया, ठीक है, किसी को कोई ऐसी स्ट्रेस हो गई, उसकी आर्म टूट गई, फिर मेंटली भी बंदा स्ट्रेस फील करेगा, राइट। तो वो पेन हो गई, जो उसे इंजरी की वजह से पेन हो रही है, वो सारी जिसका कोई प्राइस नहीं लगाया जा सकता, फोर्सिएबल है बट कोई उसको वैल्यू नहीं दी जा सकती, उसकी वैल्यू कोई डिटर्मिन नहीं की जा सकती, मॉनेटरी वैल्यू डिटर्मिन नहीं की जा सकती, उसे पैसे में नहीं तोला जा सकता, राइट। उसे बताया नहीं जा सकता कि इतने का नुकसान हो गया है, तो उसे बोलेंगे नॉन पेक्यूनियरी लॉस। वो पेन और इंजरी इसकी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको क्या करते हैं, जब ऐसा कोई लॉस होता है तो कोर्ट के पास केस जाता है, कोर्ट देखता है सबसे पहले टाइप ऑफ लॉस क्या है, कि पेक्यूनियरी लॉस है तो उसको एक फाइनेंशियल वैल्यू डिटर्मिन करी जा सकती है, जो भी बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं वहां पे। और नॉन पेक्यूनियरी लॉस में जब बताया जाता है किसी को पेन हुई है, इंजरी हुई है, तो कोर्ट उसे देखता है, फोर्सिएबल है, देखता है कि इससे कितना नुकसान है, जॉब पे जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा, कितने मंथ की सैलरी का नुकसान हो सकता है। तो फिर जो कोर्ट है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देखती है, मतलब पुराने केसेस के हिसाब से, या फिर खुद जो भी सिचुएशन है केस टू केस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, उस केस की सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसे एक अमाउंट असाइन करती है, फिर उसे वो अमाउंट दिया जाता है एज अ डैमेजेस। टाइप ऑफ लॉस ये जानना बड़ा जरूरी है। अब पेक्यूनियरी क्या होता है कि ये वो वाला लॉस होता है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन फाइनेंशियल टर्म्स में एक प्राइस टैग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी की कार जो है खड़ी थी रोड की साइड और कोई आया, उसकी कार उसमें हिट कर दी और उसकी कार को डैमेज हो गया। अब क्या किया जा सकता है, इस कार को रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयर कैसे किया जा सकता है, किसी गैराज के पास लेके जाओ, वो उसे रिपेयर कर देगा और अमाउंट बता देगा कि कितना लगेगा। जिस चीज का एक प्राइस टैग है जिसे फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट किया जा सकता है, पैसे में कैलकुलेट किया जा सकता है, उसे पेक्यूनियरी लॉसेस बोलते हैं। तो सेकंड टाइप का जो लॉस है वो है नॉन पेक्यूनियरी। ये क्या हो गया, फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं, मतलब इसमें फोर्सिएबल, मतलब देखा जाता है फ्यूचर में कि क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड की जा सकती है। तो इसकी कोई फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। अब इसके एग्जांपल्स ले लो आप, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी लेग को चोट लग गई, अब लेग में दर्द रहता है, वो पेन और इंजर होना, ये सारी चीजें, अब जो चीजें वो पर्सन पहले इंजॉय करता है बिकॉज उसकी लेग, सपोज करो नी का लिगामेंट हिल गया, वो बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, वो खेल नहीं पा रहा, वो सारे क्या है, नॉन पेक्यूनियरी लॉसेस। चलिए अब हम डैमेजेस समझते हैं। अब डैमेजेस में सबसे पहले ये डैमेजेस हैं नॉमिनल, कंटेम्पचुअस, कंपनसेटरी, एग्रावेटेड एंड प्यूनिटिव। ठीक, तो अब इन्हें वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आ गया नॉमिनल डैमेजेस। हमें पता है रेमेडीज है, इनका मेन पर्पस क्या है, रिस्टोर करना, किसे, जो भी इंजर्ड पर्सन है, कहां पे,
टू ओरिजिनल पोजीशन, कि अगर उसके साथ टोट ना हुआ होता, रोंग ना हुआ होता, तो उसकी क्या सिचुएशन होती। उस सिचुएशन तक उसे रिस्टोर करने की कोशिश करी जाती है, उसे कंपनसेशन देने की कोशिश करी जाती है। अब नॉमिनल डैमेजेस में क्या होता है बेसिकली कि इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो होती है पर लॉस नहीं होता। ठीक, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो होती है पर कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता। अब इसका पर्पस क्या है कि टू अवॉइड डैमेजेस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज राइट। इस नॉमिनल डैमेजेस में जो अवार्ड दिया जाता है डैमेजेस का, एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, सिंबॉलिक अमाउंट दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जी हाँ, हम आपका राइट जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, वाकई आपका राइट तो बनता है, आपका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है, वायलेशन हुई है, पर उसके लिए अब पर एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, इसलिए उसको बड़े नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लो, एक फेमस केस था एशवी वर्सेस वाइट, ये 1703 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, जो एक एशवी पर्सन था वो ना इलेक्शन में वोट करना चाहता था। अब वोटिंग हो रही थी पर वाइट नाम का पर्सन वहां पे था किसी रीजन के, और उसे वोट कास्ट नहीं करने देता। एशवी इस बात से बड़ा अपसेट होता है, ऑल्दो कि उसका राइट टेकन अवे किया गया, पर इससे कोई इलेक्शन रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आया, ना ही उसने कोई मनी लूज की है, बट ही स्टिल फेल्ट बैड और उसको लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जब वो कोर्ट गया, कोर्ट ने बोला कि इवन दो एशवी डिडंट लूज मनी, उसने मनी लूज नहीं करे हैं, बट अ लीगल राइट वाज वायलेटेड एंड दैट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, एशवी को नॉमिनल डैमेजेस दिए, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दिया, जस्ट टू शो दैट हिज राइट मैटर्ड इवन इफ ही डिडंट सफर फाइनेंशियल लॉस। तो ये केस है नॉमिनल डैमेजेस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉमिनल डैमेजेस को हम एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। मान लो ए और बी है, ठीक है, ए और बी जो है आपस में पड़ोसी है। तो एक दिन ए की बॉल बी के बैकयार्ड में गिर जाती है, तो वो उसे उठाने के लिए वहां चला जाता है। वो मुश्किल से 5 सेकंड के लिए जाता है और बॉल लेके वापिस आ जाता है। अब बी जो है वो केस फाइल कर देता है ए के अगेंस्ट कि इसने ट्रेसपास किया है। अब बात तो सही है, ट्रेसपास तो हुआ है, कोर्ट बोलेगा यस ट्रेसपास तो हुआ है, आपके राइट की वायलेशन हुई है, वो ठीक बात है। पर क्योंकि ए ने वहां पे कोई नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो उसने बॉल उठाई वापिस आ गया, ठीक, तो बी को जो है नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे क्योंकि उसका कोई एक्चुअल लॉस नहीं किया गया ए द्वारा। नेक्स्ट है कंटेम्पचुअस डैमेजेस। इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेनली पर्पस यही है कि कोर्ट बोलता है कि आपका राइट तो वायलेट हुआ है, हम मानते हैं, पर उसके लिए वो बड़े अमाउंट कम देते हैं डैमेजेस में, जैसे ₹1 दे दिया, 2 दे दिया, ₹100 दे दिया। वो किस चीज के लिए ऐसे क्यों करता है कोर्ट, वो इसलिए करता है, वो ये शो करना चाहता है अपना डिसअप्रूवल कोर्ट, क्योंकि जो कोर्ट है वो मानता है कि आपका राइट तो वायलेट हुआ है, पर जो राइट वायलेट हुआ है उसके अगेंस्ट जो आप केस लेके आए हो वो बड़ा ही पेटी मैटर है, बड़ा ही ट्रिवियल मैटर है, या फिर किसी रॉन्गफुल इंटेंशन की वजह से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, ए और बी जो है आपस में नेबर्स हैं, वो हर रोज लड़ते रहते हैं, कभी ए कुछ बी को कहता है, कभी बी कुछ ए को कहता है, पर एक दिन क्या होता है कि ए और बी में फिर से लड़ाई हो जाती है। तो बी ना थोड़ा लाउडली कुछ लोगों के सामने, जो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, बोल देता है कि जो ए है ना वो यूजलेस है और हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता रहता है। इस बात पे ए को बड़ा गुस्सा आता है और वो क्या करता है कि डेफामेशन का केस फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट, वो भी कितने के लिए, 10 लाख रुपीस के लिए। अब इस केस में कोर्ट एग्री करेगा कि बी ने लाउडली बोला, इंसल्टिंग थी उसकी लैंग्वेज, अननेसेसरी थी, टेक्निकली लीगल राइट वायलेट हुआ है, पर कोर्ट और क्या करेगा, वो ये भी देखेगा कि ये जो वर्ड्स बोले गए वो एंगर में बोले गए और प्राइवेट सेटिंग में बोले गए, और इससे ए को कोई भी सीरियस हार्म नहीं हुआ उसकी रेपुटेशन को। और ये भी देखेगा कि ए की रेपुटेशन है वो इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो हर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करता रहता है, और उसने अब 10 लाख का क्लेम डाला, वो क्लियरली काफी एग्जेजरेटिव है, राइट। कोर्ट क्या बोलेगी, कोर्ट बोलती है ए की राइट का वायलेशन तो हुआ है, पर ये केस हैवी कंपनसेशन के लायक नहीं है, इसलिए कोर्ट ए को सिर्फ ₹1 दे देगी एज अ कंटेम्पचुअस
डैमेजेस। कंटेम्पचुअस डैमेजेस का मतलब होता है कि राइट तो वायलेट हुआ पर क्लेम इतना पैटी था कि हम सिर्फ नाम के लिए डैमेजेस देंगे, बस इतना दिखाने के लिए कि प्लेंटिफ की कंडक्ट को हम अप्रूव नहीं करते। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि एक केस तो विन करता है पर जो जजमेंट है वो ये शो करती है कि कोर्ट का डिसअप्रूवल शो करती है। सो नेक्स्ट आ गया कंपनसेटरी डैमेजेस। अब कंपनसेटरी डैमेजेस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन, मीन जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे कंपनसेट करना। ये कंपनसेटरी डैमेजेस का पर्पस है। इसमें दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल। तो कंपनसेटरी डैमेजेस का भी यही काम है कि दूसरे पर्सन को कंपनसेट देना, टू रिस्टोर करना उसको ओरिजिनल पोजीशन में, मीन टू रिस्टोर नॉट पुनिश। तो इसमें दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक स्पेशल डैमेजेस, एक जनरल डैमेज। अब स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है कि लॉसेस को काउंट किया जा सकता है, बेसिकली पेक्यूनियरी लॉस की बात करता है। इसमें जैसे कार रिपेयर की एग्जांपल पहले दी, हम उसका एक प्राइस टैग जो है वो बता सकते हैं। जैसे कार जो है ए ने बी की कार को हिट किया, अब जब बी की कार को हिट किया तो गैराज गए, उसको टोइंग करने की कॉस्ट मान लो 2000 है, उसकी रिपेयर की कॉस्ट मान लो 10,000 है, और हो सकता है कि वो कार उसे डिलीवर भी करनी पड़े, डिलीवर करने की 1000 कॉस्ट है, तो टोटल जो है 13,000 कॉस्ट हो गई। तो हमें इसका प्राइस टैग पता है, ये हो गए स्पेशल डैमेजेस जिसमें लॉसेस को काउंट किया जा सकता है, वो पेक्यूनियरी लॉस होता है। और फिर आगे जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस में क्या होता है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के तौर पे वही एक्सीडेंट हुआ कार में, उस पर्सन को क्या हुआ, उसकी लेग में पेन हो गई, उसका शोल्डर हिल गया, तो वो क्या हो गया, उसे एक इंजरी हो गई। अब उस इंजरी की वजह से, लेग की वजह से वो जॉब पे नहीं जा पा रहा, उससे उसको स्ट्रेस हो रहा है कि हर रोज जिंदगी में उसको पेन रह रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन पेक्यूनियरी लॉस, वो आ जाता है जनरल डैमेजेस में। चलिए अब हम स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो कार एक्सीडेंट का एग्जांपल ले लो कि ए ड्राइविंग कर रहा था, वो घर को आ रहा था, रेड लाइट पे एक और कार आई, उसने उसकी कार को डैमेज कर दिया, उसका नी का लिगामेंट नहीं गया। अब इसमें कितने तरह के डैमेजेस मिलेंगे, आप इसमें देख सकते हो कि कार को डैमेज हुआ है, वो क्या है, वो फाइनेंशियल लॉस है, ये मेजरेबल है। मेजरेबल मीन कैसे मेजरेबल, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एक फिगर दी जा सकती है। अब दूसरी बात क्या होगी, उसकी लेग। अब उस लेग की पेन से, जो रोज पेन हो रही है, उससे उसकी डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्ब होएगी और उसे जो है स्ट्रेस भी हो सकता है, और हो सकता है उससे काम पे ना जाया जाए। तो अब जो पेन है लेग में, उसके वजह से जो जो काम हो रहे हैं, जो फोरसीएबल है कि ये लॉसेस हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर नहीं है, उसको बोलेंगे जनरल डैमेजेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट कैसे असेस करता है इन कंपनसेटरी डैमेजेस को, कंपनसेशन कैसे देता है। तो कोर्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअली टाइप ऑफ लॉस क्या है, पेक्यूनियरी है कि नॉन पेक्यूनियरी है। उसके बाद डिसाइड करता है कोर्ट कि जो लॉस है अब ये स्पेशल डैमेजेस में है कि जनरल डैमेजेस में है। फिर जब वो डिसाइड हो जाता है, फिर जो कैलकुलेशन की जाती है स्पेशल डैमेजेस की, वो जो भी एक्चुअल एविडेंस होता है कि जी ये मेरा मेडिकल बिल है, इतना खर्चा आया, या फिर मेरी कार है, उस कार को रिपेयर करने के मेरे 20,000 लगे, वो जो एक्चुअल एविडेंस है, उस एविडेंस के बेसिस पे जो है फिर वो कैलकुलेशन करी जाती है स्पेशल डैमेजेस की। फिर जनरल डैमेजेस की बात आ जाती है। अब जनरल डैमेजेस की तो कोई फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं, हमने बोला ये नॉन पेक्यूनियरी लॉस होता है, तो जब इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन रहती है, फिर वो अपने हिसाब से देख के जो है जनरल डैमेजेस अवार्ड करती है। नेक्स्ट आ गया एग्रावेटेड डैमेजेस। अब एग्रावेटेड डैमेजेस का पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा कंपनसेशन टू प्लेंटिफ, मीन प्लेंटिफ को एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना कि उसे कंपनसेटरी डैमेजेस तो मिलेंगे, पर टॉप ऑफ दैट उसे एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसको जो हार्म हुआ है वो
जो नॉर्मल हार्म है, ऑर्डिनरी हार्म है, उसके भी बियॉन्ड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि उससे भी बियॉन्ड हुआ है। चलो इसे भी हम अब समझते हैं। अब एग्रावेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि प्लेंटिव सफरिंग इंक्रीज्ड बियॉन्ड ऑर्डिनरी इंजरी, मतलब एक ऑर्डिनरी इंजरी तो हुई पर उस इंजरी के बियॉन्ड भी कुछ हुआ कि इतना सीरियस हुआ कि दूसरे पर्सन की जो सफरिंग है उस एक्ट से इंक्रीज हो गई। दीज डैमेजेस आर कंपनसेटरी, ये भी नेचर में कंपनसेटरी होता है, जस्ट इनहेंस्ड। तो हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है मॉल है, उसमें चला रही है अपना सेल। एक दिन क्या होता है कि ए शॉप से निकलती है, वो जो नेक्स्ट डोर शॉप होती है कोई क्लोथिंग की, वो सोचती है चल मैंने ना थोड़ा सा पार्लर का सामान लेना है, वो वहां जाती है खरीदने, अपना ब्रेक लेती है पार्लर से। उसके वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, कस्टमर्स भी है उसके पार्लर में। तो वहां पे ना मॉल ऑफिसर आता है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्लोथ वाली शॉप में होता है। अब जब वो वहां पे शॉपिंग कर रही होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या मॉल ऑफिसर होता है, उसे लगता है कि इसने ना शॉपलिफ्टिंग करी है, कि शॉप से ना कोई कपड़े वाली शॉप से कोई सामान चुराया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइट या सीसीटीवी देखे, वो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है, रेदर उस पर शाउट करना स्टार्ट कर देता है ए पे। वो कहता है कि तू चोर है, तूने यहाँ से ये चीजें चुराई है, तूने ऐसे किया वैसे किया, उसको काफी कुछ बोलता है, ह्यूमिलेट कर देता है पूरी तरह से। उसके कस्टमर्स भी देख रहे होते हैं और पार्लर वाला उसका स्टाफ भी देख रहा होता है, और साथ वाली शॉप के लोग भी उसे जानते थे, जो उसका स्टाफ था वो भी जानता था, वो भी उसे देख रहे होते हैं। फाइनली पता चलता है कि नहीं, इसने तो शॉपलिफ्टिंग नहीं करी। फिर उसे वो ऑफिसर छोड़ देता है कि नहीं आप जा सकते हो, और ना ही उसने सॉरी मांगी ना ही कुछ बोला। फिर अब क्या होगा इस केस में? अब देखा जाए उसको जनरल और स्पेशल डैमेजेस तो मिलेंगे। जनरल डैमेजेस किसके लिए मिलेंगे? क्योंकि उसने वो पेन फील किया, उसको स्ट्रेस हुआ, रेपुटेशन का डैमेज हुआ क्योंकि उसने उसे पब्लिकली थीफ बोला, उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस हुई, उसने एम्बैरेसमेंट फील किया, उसने स्ट्रेस्ड फील किया, लॉस ऑफ डिग्निटी हुआ क्योंकि उसको सेल्फ वर्थ की कमी आई। तो इस तरह की जब उसके साथ चीजें हुई, जो उसके लिए कोई मेडिकल बिल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो जनरल डैमेजेस है, नॉन पेक्यूनरी लॉस है। स्पेशल डैमेजेस की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल डैमेजेस हमें पता है कि पेक्यूनरी होते हैं, मॉनिटरी होते हैं, वो एक्चुअल मनी का लॉस होता है। अब इस केस में क्या हुआ? मनी का लॉस। इस केस में ये हुआ कि उसे इतनी स्ट्रेस हुई, उसे साइकेट्री के पास जाना पड़ा, उसने उससे फीस ली, वो बिल्स वो दिखा सकती है। इस एक्ट से ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस लॉस में चला गया हो, वो फिगर्स दिखा सकती है कि पहले तो बिजनेस इतना चलता था, उस दिन से बिजनेस इतना डाउन हो गया। हो सकता है क्योंकि जब उसे वहां पे उसने बिठा लिया था क्लोथ वाली शॉप में, सिक्योरिटी गार्ड ने या मॉल ऑफिसर ने उसे 2-3 घंटे के लिए बिठाए रखा, अब उस 2-3 घंटे में उसकी जो भी इनकम का लॉस हुआ है वो बता सकती है। अब अगर वो लॉयर के पास जाती है और उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करती है, उसके लिए भी तो खर्चा आया होगा, ट्रैवल कॉस्ट होगी। वो गाड़ी टैक्सी करके गई है मान लो, या अपनी गाड़ी भी लेके गई है, उसमें पेट्रोल डालना है, लॉयर की फीस देनी है। तो जब वो सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके कोर्ट में दिखाया जाता है तो वो स्पेशल डैमेजेस हो जाए। पर अब यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं? एग्रावेटेड डैमेजेस। एग्रावेटेड डैमेजेस होते हैं एक्स्ट्रा कंपनसेशन, वो है एग्रावेटेड डैमेजेस। अब इस केस में एग्रावेटेड डैमेजेस किस ग्राउंड पे मिलेंगे? कि जो ऑफिसर था वो उसने उस पर शाउट किया rather than कि वो सीसीटीवी चेक कर ले, और जो उसकी पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई वो अननेसेसरी थी और एक्सेसिव, और कस्टमर्स के सामने, उसकी शॉप के सामने, और साथ में जो उसकी नेबरिंग शॉप थी वहां पे उसे थीफ बुलाया गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई वीडियो शूट कर रहा। इस बिहेवियर ने क्या किया? इस बिहेवियर ने उसकी मेंटल सफरिंग को इंक्रीज किया, इमोशनल डिस्ट्रेस डाला, उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया। सो ऑफिसर का कंडक्ट क्या था? रूड था, ऑप्रेसिव था, डिग्रेडिंग था। तो ये जो बिहेवियर था वो जनरल डैमेजेस के बियॉन्ड, क्योंकि उसकी सफरिंग उससे भी कहीं गुना ज्यादा हुई। सपोज करो एक्सीडेंटली वो शॉप में गिर जाती, तब उसकी सफरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, हो सकता उसे पेन होता, उसकी लेग टूटती, उसे स्ट्रेस भी होती कि वो अपना काम नहीं कर सकती, बट वो फिर जनरल और स्पेशल डैमेजेस में रहता। तो हम बोल सकते हैं ए में गेट द एग्रावेटेड डैमेजेस। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर का बिहेवियर था वो बड़ा ही इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग, रूड और ऑप्रेसिव था।
तो हमें पता है कि एग्रावेटेड डैमेजेस किस चीज के लिए होते हैं, ये एक्स्ट्रा मेंटल हार्म को कंपनसेट करते हैं जो कि एक ह्यूमिलेटिंग कंडक्ट से कॉज होता है। तो दैट्स ऑल फॉर द एग्रावेटेड डैमेजेस। नेक्स्ट आगे प्यूनिटिव डैमेजेस या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अदरवाइज जितने भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस दिए जाते हैं, हमने बोला वो कंपनसेट करने को दिए जाते हैं, पर पुनिटिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो भी रॉन्ग डूअर है उसे पनिश किया जाए और एक सोसाइटी में ऐसी एग्जाम्पल सेट करी जाए कि दोबारा कोई वैसा काम ना करे। इसलिए जो है प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। तो इसको भी हम समझ सकते हैं मोर डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि प्यूनिटिव डैमेजेस का जो मेन पर्पस है वो है कि अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिश करना प्लस डिटेरेंस करना, उसकी रोकथाम करना, ताकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो सके और कोई दोबारा इस काम को ना करे। तो चलिए इसे बड़े अच्छे से अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लो कोई ए पर्सन है, उसका कोई कैफे है मिस्टर ए के नाम से। फिर क्या होता है कि एक नया कैफे उसके साथ में खुल जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर बी। अब क्या हुआ, जब मिस्टर बी का कैफे खुला तो कस्टमर्स वहां जाने लगे क्योंकि उनको एक फ्रेशनेस आ गई फूड में, वो लाइक करने लग गए, तो ज्यादा कस्टमर उधर जाने लग गए और जिससे जो है ए का काम थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया। ये जो मिस्टर ए है फिर उसे मिस्टर बी से जेलस हुआ कि ऐसे हो रहा है कि ये यहाँ खुल गया और मेरे काम को डाउन कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं ना मिस्टर बी जो कैफे है इसकी रेपुटेशन डाउन करवाता हूँ। वो किसी लोगों को पैसे देता है और बोलता है आप ना बैड रिव्यूज लिख दो इसके बारे में। तो लोग क्या करते हैं, उस पे ना बैड रिव्यूज लिख देते हैं उसके बारे में, झूठे रिव्यू कि इसमें ये निकला, उसमें वो निकला, ये ऐसा है वैसा है, राइट। और वो रिव्यूज पढ़ के क्या हुआ, अब मिस्टर बी का काम जो है वो भी कम होने लग गया और वो सारे फेक रिव्यूज थे। अब उससे क्या हुआ, मिस्टर बी को ऑब्वियसली स्ट्रेस भी हुई रिव्यू पढ़ के कि ये तो झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे पता चला कि ये सारा काम जो है मिस्टर ए ने करा। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया कि उसने मिस्टर बी के अगेंस्ट जो है टॉर्ट किया है। तो कोर्ट क्या करेगा अब इस केस में, कोर्ट जो है मिस्टर बी को कंपनसेटरी डैमेजेस तो देगा। कंपनसेटरी डैमेजेस मैंने उसे स्पेशल डैमेजेस भी मिलेंगे, जनरल डैमेजेस भी मिलेंगे। स्पेशल जो उसका बिजनेस डाउन हुआ उस रिव्यूज की वजह से जो फेक डाले गए उसकी कॉस्ट, प्लस जनरल डैमेजेस जो उसको उससे पेन हुई, स्ट्रेस हुई, राइट, उसके लिए जिसकी मॉनेटरी वैल्यू तो फिक्स नहीं करी जा सकती पर दे आर फोर्सिएबल डैमेज। तो फिर क्या होगा, जो प्यूनिटिव डैमेजेस है एज हिज कंडक्ट वाज मैलिशियस, प्लान्ड एंड हार्मफुल, मिस्टर ए को प्यूनिटिव डैमेजेस भी अवार्ड किए जाएंगे क्योंकि मिस्टर बी का जो इंटेंशन था वो मैलिशियस था, प्लान था। नेक्स्ट आ गया इंजंक्शंस। जो इंजंक्शंस होते हैं ना बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, एक टाइम बेस्ड होते हैं, एक नेचर बेस्ड होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। जो टाइम बेस्ड इंजंक्शन होते हैं वो होते हैं टेम्पररी और परमानेंट। नेक्स्ट है अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन जो नेचर बेस्ड है, एक है मैंडेटरी इंजंक्शन। जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया मैंडेटरी इंजंक्शन। जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो भी टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जिससे सॉल्व नहीं होती तब कोर्ट कंसीडर करता है इंजंक्शंस को। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट इंजंक्शन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। जो इंजंक्शन में जो दिया गया है एक टेम्परेरी एंड परमानेंट इंजंक्शन है जो सेक्शन 37 में मेंशन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। दूसरा है प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, तो ये सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए गए हैं। अब टेम्परेरी और परमानेंट जो इंजंक्शन है वो बात करते हैं टाइम की कि कितने समय के लिए ये इंजंक्शन मिला है, और जो प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी है वो बात करता है कि इंजंक्शन है कैसा, कि कोई काम करना है या नहीं करना है। चलिए अब हम इन्हें समझते हैं डिटेल में। अब आ गया परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन मीन फाइनल ऑर्डर। जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर देती है और बोलती है कि ये काम करना बंद करो, या तो बोलती है कि काम करना बंद करो या फिर बोलती है कि ये काम आप करो बिकॉज लीगली आपको करना जरूर। नेक्स्ट समझते हैं अब हम टेम्परेरी। अब
टेम्पररी इंजंक्शन में क्या होता है कि कोर्ट जो है सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनल जजमेंट से पहले एक ऑर्डर देता है। तो कहने का मतलब कि केस के दौरान कोर्ट बोलता है कि कोई काम करना बंद करो, या फिर बोलती है कि ये काम आप करो, तो उसको बोलेंगे टेम्पररी इंजंक्शन। अब नेक्स्ट जो इंजंक्शन है वो है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। कोर्ट का ऑर्डर होता है डोंट डू दिस। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने घर के आगे दीवार बनानी शुरू करी, कोर्ट ने बोला मत बनाओ, तो ये क्या हो गया? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अब ये प्रोहिबिटरी इंजंक्शन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट ने वो ऑर्डर कब दिया है, जब केस चला है उसके दौरान दिया है या फिर फाइनल ऑर्डर में दिया है। नेक्स्ट है मैंडेटरी इंजंक्शन। अब मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या है? कोर्ट ऑर्डर देता है यू मस्ट डू इट। अब फिर वही एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने घर के आगे दीवार दे दी है और उस घर की सारी लाइट जो है रुक गई है, कोर्ट बोलेगा इस दीवार को गिराओ, मीन यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो ये भी मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या हो सकता है? ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया इंजंक्शन में? जो इंजंक्शन की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करी गई है। एक टाइम के बेसिस पे कि जो इंजंक्शन दिया गया है वो चलेगा कब तक, थोड़े टाइम के लिए चलेगा, ये परमानेंटली चलेगा। तो आगे आगे नेचर के हिसाब से कि इंजंक्शन दिया क्या है, प्रोहिबिटरी है, काम करने को मना किया है, मैंडेटरी है, बोला गया है कि आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 7 और 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है। इसमें कोर्ट कोई कंपनसेशन नहीं देता। कोर्ट बोलता है कि जो चीज आपको दी गई है वो उसे वापस करो। रॉन्ग डूअर को बोलता है कि जो ओरिजिनल ओनर है उसे वो चीज वापस करो एज इट इज, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ए और बी जो है फ्रेंड्स हैं। ए ने बी को लैपटॉप दिया कि तू मेरा ना लैपटॉप ठीक करवा के ला दे। उसने लैपटॉप ठीक तो करवा लिया, अब वो वापिस नहीं दे रहा ए को। अब ए ने मांगा, उसने मना कर दिया, कहता मैं तो नहीं देता, मैं तो अपने पास रखूंगा, मैं ही यूज करूंगा। फिर अब के ए जो है वो केस फाइल करता है बी के अगेंस्ट। अब कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट इसमें ए को कंपनसेशन नहीं देगा, कोर्ट बी को बोलेगा कि उसका लैपटॉप जो है उसे एज इट इज वापिस करो। तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ गई एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हैं, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज वो है जिसके लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, कोर्ट के बाहर ही आप जो है विद इन लिमिट्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते। अब इनमें जो दी गई है, सबसे पहले है सेल्फ डिफेंस। अब कोई आपको आके मारने की कोशिश करता है तो आप उसे धक्का देके चले जाते हो, भाग जाते हो, तो आपने अपना सेल्फ डिफेंस किया, बशर्ते कि आपने रीजनेबल फोर्स यूज करी। तो ये जो रेमेडी है वो सेल्फ डिफेंस की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होगी, इसके लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है री एंट्री ऑन लैंड। अब सपोज करो कि आपका कम्युनिटी हॉल है या फिर मैरिज पैलेस है, आपने किसी को रेंट पे दिया कि शादी कर लो, उन्होंने टाइम दी कि शादी इतने से इतने चलेगी। अब क्या हुआ कि मैरिज तो खत्म हो गई, पर लोग क्या है वहां से निकल ही नहीं रहे, वो छोड़ ही नहीं रहे। अब आपका दूसरी मैरिज के आने का भी टाइम हो गया, आपने प्रेपरेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? जाके लाइट्स ऑफ कर सकते हो और उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि आपका जो कम्युनिटी हॉल है छोड़ दें, लीव कर जाए वहां से। तो आप इस तरह से री एंट्री ऑन लैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकैप्चर ऑफ गुड्स। अब आपके गुड्स हैं, आपकी बाइक जो है आपके फ्रेंड ने ले ली और आपने उसके घर के बाहर खड़ी करी थी और वो आपकी बाइक ले गया अपनी सोच के, तो आप जाके अपनी बाइक वापस ले लेते हो, तो दैट इज रिकैप्चर ऑफ गुड्स। अवेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अब अवेटमेंट ऑफ न्यूसेंस क्या है कि अगर कोई टोट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, खुद ही उसे रिमूव कर देना। अब एग्जांपल के तौर पे आपका बैकयार्ड है, बैकयार्ड में आपके नेबर का एक बड़ा सा ट्री है और उसकी ब्रांचें लटकी हुई हैं, वो आपके बैकयार्ड में आती हैं, तो आप बैकयार्ड अच्छे से यूज नहीं कर सकते, तो आप उन ब्रांचेस को काट देते हो, तो आपने जो न्यूसेंस है वो खुद ही रिमूव कर दी। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस डैमेज फीजन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपकी लैंड है और आपकी लैंड पे पड़ोसी की जो हमारा नेबर है उसकी कौ
आ जाती है और वो वहां पे डैमेज करती है, खा जाती है फसल को। आपने क्या किया, कौ को पकड़ लिया, बांध के रख लिया, टेम्परेरी उसे डिटेन कर लिया और आपने अपने नेबर को बोला कि इसे ले जाओ, पहले मेरा कंपनसेशन दो। तो वो जो है आपने क्या किया, फिर एक्स्ट्रा जुडिशियली रेमेडी करी, अपनी सेल्फ हेल्प करी। तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, जिनको सेल्फ हेल्प रेमेडीज भी बोल सकते हैं, अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, तो वो पर्सन अपना राइट खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो रेमेडीज है वो दो तरह की है, जुडिशियल रेमेडीज और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज जो कोर्ट में जाके ली जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो सेल्फ हेल्प रेमेडीज भी बोला जाता है। तो अब हमें ये भी पता चला कि जो ये रेमेडीज है ये हमें किस किस फॉर्म में मिल सकती है। जुडिशियल रेमेडी हमें डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ रेस्टिट्यूशन में मिल सकती है, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है वो हमने अभी डिस्कस करी, जैसे सेल्फ डिफेंस, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्चर ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस, डैमेजेस, फीसेंट। इनको हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। तो अल्टीमेट एम जो रेमेडीज का है वो यही है कि अगर कोई इंजर्ड हुआ है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उससे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना।